विवरणकारत्वात् व्याख्यातव्यत्वेन इति शेष उचित इत्यन्ये। विवरणकारत्वात् के ऊपर जो कोमा लग गया है ना, वो कोमा व्याख्यातव्यत्वेन, ये जो शब्द है यहाँ से शुरू होना चाहिए, व्याख्यातव्य, ठीक, वो पहले वाला कोमा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। विवरणकारत्वात्, विवरणकार होने से, कह रहे हैं। अब कोई कहे कि आप कर्तव्यत्वेन ये शेष कैसे बता रहे हो, व्याकरण शास्त्र तो मूल रूप में महर्षि पाणिनि जी ने रच दिया पहले ही। व्याकरण शास्त्र माने अष्टाध्यायी, रच दिया ना। वो तो शब्दानुशासन किसको कहते हैं हम? शब्दानुशासन भाष्य को थोड़े कहते हैं, शब्दानुशासन तो अष्टाध्यायी को ही कहते हैं, और वो तो रचा जा चुका है। तो आप जो है वो कर्तव्यत्वेन कैसे जो है शेष बता रहे हो? जो पंक्ति हमने देखी थी, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम, तो शब्दानुशासन शास्त्र तो रचा जा चुका है, तो कर्तव्यता कहाँ रही अब उसमें? वो तो किया जा चुका है ना, पहले ही बन गया है। बन गया है तो उसको अब करना थोड़े है भाई, घड़ा बन गया, फिर से थोड़े बनाना पड़ेगा, अब तो आगे उसका प्रयोग करना है आपको। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आपको तो शब्दानुशासन शास्त्र तो पहले ही आचार्य ने रच दिया, महर्षि पाणिनि जी ने रच दिया शब्दानुशासन, तो आपको तो उसकी व्याख्या करनी है। तो आपको कर्तव्यत्वेन ये शेष नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे क्या बताना चाहिए? व्याख्यातव्यत्वेन विवरणकारत्वात्। भाष्यकार जो हैं वो शब्दानुशासन शास्त्र के रचयिता नहीं है, व्याख्याता है ना। शब्दानुशासन मूल रूप में तो रच दिया गया महर्षि पाणिनि जी के द्वारा, ये तो विवरणकार हैं, भाष्यकार हैं, अर्थात व्याख्याता हैं। तो हम इस विषय को व्याख्यान के लिए स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। तो शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम व्याख्यातव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम, ऐसा अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो शेष बता रहे हो आप, वो कर्तव्यत्वेन ना हो करके व्याख्यातव्यत्वेन ये शेष मानोगे तो अधिक उचित है, ठीक है ना। विवरणकारत्वात् व्याख्यातव्यत्वेन इति शेष उचित, यह शेष उचित है, उपयुक्त है, इत्यन्ये, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। शास्त्रत्वं चास्य साधुत्व रूपैक प्रयोजन संबंधत्वाद् बोध्यम, और इसका शास्त्रत्व कैसे माने? ये जो व्याख्यान है उसका शास्त्रत्व कैसे माने? तो कह रहे हैं कि क्योंकि शास्त्रत्व का लक्षण होता है एक प्रयोजन से जो संबद्ध हो, ग्रंथ हो, उसको शास्त्र कहते हैं। तो ये भी हमारा जो पूरा भाष्य है ये भी साधुत्व रूप एक प्रयोजन से संबद्ध है, इसलिए इसका शास्त्रत्व है। शास्त्रत्वं चास्य साधुत्व रूप एक प्रयोजन संबंधत्वात् बोध्यम, बोध्यम अर्थात जेयम। चाहे शब्दानुशासन का शास्त्रत्व कहो, चाहे ये जो भाष्य है हमारा पूरा, इसका शास्त्रत्व कहो, दोनों का ही शास्त्रत्व है, क्योंकि दोनों ही साधुत्व रूप एक प्रयोजन से संबद्ध हैं। स्पष्ट हुआ? अब आगे बढ़े। तो मूल भाष्य की पंक्तियां क्या हुई अभी तक? अथ शब्दानुशासनम अथ इत्ययं शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। तो इतना भूमिका के रूप में भाष्यकार ने कहा। भाष्यकार यहाँ पे मान लीजिए कि भाष्यकार जो है वो अध्यापक आचार्य की भूमिका में, वो पढ़ा रहे हैं और उनके सामने कुछ जिज्ञासु बैठे। मुख्य रूप से एक जिज्ञासु बैठा है, कहीं कहीं दूसरे तीसरे जिज्ञासु भी बीच में प्रश्न करने लग जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संवाद उनका एक के साथ ही चल रहा है। तो जैसे ही आचार्य ने कहा, पहले महर्षि, ऐसे समझिए इसको, महर्षि पतंजलि जी पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बोला अथ शब्दानुशासनम अथ इत्ययं शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। तो वैसे ही जिज्ञासु ने सामने से पूछा कि शाम शब्दानाम, आप शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, किन शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं ये बताइए। तो आचार्य आगे उत्तर देंगे, लौकिका नाम वैदिका नाम च इत्यादि, पर पहले के शाम शब्दा नाम पर टीकाएं देखते हैं। प्रदीपकार कहते हैं
शब्द शब्दस्य सामान्य शब्दत्वाद् विना प्रकरणादिना विशेष्यवस्थानाभावात् तंत्री शब्द काकवाशितादीनाम अनुशासन प्रसंग इति मत्वा पृच्छति केशामिति। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाष्य पढ़ते समय पीछे कि जो बात जिस टीकाकार की है उसको वहीं तक सीमित रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे टीकाकार के मत में ये बात नहीं। अब जैसे प्रदीप भूमिका बना रहे, केशाम शब्दानाम प्रश्न की भूमिका बना रहे हैं ना, कि केशाम शब्दानाम ये प्रश्न क्यों किया, पहले देखिए फिर बताते हैं। शब्द शब्द से सामान्य शब्दत्वात्, कि शब्द ये जो शब्द है, शब्द ये जो पद है, ऐसा मान लीजिए। शब्द शब्द से अर्थात शब्द पदस्य, शब्द ये जो पद है वो क्या है, सामान्य शब्दत्वात्, वो सामान्य पद है, ठीक है, सामान्य पद है। बिना प्रकरणादिना विशेष्यवस्थानाभावात्, और बिना किसी विशेष हेतु के, प्रकरणादि विशेष हेतु के बिना उसकी किसी विशेष अर्थ में अवस्थिति नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि शब्द बोलो, तो आपकी मर्जी है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ विशेषण तो लगाया नहीं कि ऐसा जो है वो वेद का शब्द बोलो, कि उपनिषद का शब्द बोलो, कि जो है व्याकरण का शब्द बोलो, कि पंखे का शब्द का अनुकरण करो बोलो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ना। तो शब्द शब्द से सारे दुनिया भर के शब्द आ सकते हैं। यही बात प्रदीप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पहले शब्द बोला है ना, शब्दानुशासनम, इस पद का जो शब्द पूर्व पद है, वह पूर्व पद कैसा है, सामान्यवाची है। तो सामान्यवाची है तो उससे दुनिया भर के शब्द लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई प्रकरण आदि विशेष हेतु तो है नहीं जिससे संकोच हो जाए अर्थ का। प्रकरण आदि विशेष हेतुओं से अर्थ का संकोच हो जाता है ना। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं सैंधव वाला, सैंधव मानय, प्रकरण भोजन का होता है, प्रसंग भोजन का होता है तो लवण लाया जाता है, प्रसंग गमन का, यात्रा का होता है तो अश्व लाया जाता है। तो अर्थ विशेष हो गया ना, अर्थ का संकोच हो गया। 3, 4 या 10, 20 जिस शब्द के जितने अर्थ थे वो सारे नहीं आते। लेकिन यहाँ तो शब्दानुशासनम, इस समस्त पद का जो पूर्व पद है शब्द, वो सामान्यवाची शब्द है, सामान्यवाची पूर्व पद है, उसमें कोई विशेष हेतु, जिज्ञासु कह रहा है कि दिख नहीं रहा हमें कोई विशेष उसका अर्थ संकोच करने वाला हेतु, कोई प्रकरण आदि हेतु दिखाई हमें नहीं पड़ रहा। तो इसलिए विशेष अवस्थानाभावात्, इसलिए ये शब्द जो है, ये जो पूर्व पद है, ये किसी विशेष अर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है, किसी विशेष अर्थ में नहीं जाएगा। इसका मतलब दुनिया के सभी शब्दों का ग्रहण कराएगा। फिर से देखिए पंक्ति, शब्द शब्द से सामान्य शब्दत्वात्, शब्द शब्द के सामान्य शब्द होने से, बिना प्रकरण आदि ना, प्रकरण आदि किसी विशेष हेतु के बिना, विशेष अवस्थानाभावात्, विशेष अर्थ में इस शब्द पद की अवस्थिति ना होने से, विशेष अर्थ में जाके नहीं ठहर रहा ये शब्द पद, शब्द पद किसी विशेष अर्थ में जाकर के नहीं रुक रहा है, अपितु दुनिया भर के शब्दों का संग्राहक होगा। तो उससे क्या होने लगेगा, तंत्री शब्द, तंत्री वीणा वाद्य को कहते हैं ना, तो उसके शब्द को ग्रहण होने लगेगा। काकवाशित, कौवा जो काएं काएं बोलता रहता है, कौवे की आवाज, वाष्टी शब्द धातु है ना, काकवाशित, उसका भी ग्रहण होने लगेगा। इत्यादि नाम, तंत्री शब्द काकवाशित आदि नाम अनुशासन प्रसंग, उसका भी अनुशासन का प्रसंग आएगा। फिर आप शब्दानाम अनुशासनम ऐसा कह रहे हो ना, और शब्द से कौन से शब्द लेने हैं विशेष, ये आपने कुछ कहा नहीं, तो शब्द से ये भी आएंगे, तंत्री का शब्द भी आएगा, काकवाशित भी आएगा, इनका भी अनुशासन करने वाले हो क्या, ये पूछ रहा है जिज्ञासु। केशाम शब्दानाम। अब आप कहो कि पीछे उद्योत ने तो बता दिया था कि अनुशासन शब्द से ही पता चल गया, अनुशिष्यन्ते विविच्य ज्ञाप्यन्ते असाधु शब्देभ्य, वहीं से हटा दिए थे ना, अव्यक्त ध्वनियां नहीं है, शास्त्र का विषय असाधु शब्द नहीं है, तो फिर प्रदीप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो उद्योत की बात थी, प्रदीप ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। प्रदीप ने नहीं किया था ना अनुशासन शब्द का ये अर्थ, विविच्य ज्ञाप्यन्ते, अनुशिष्यन्ते विविच्य ज्ञाप्यन्ते, ये अर्थ प्रदीपकार का नहीं है। तो इसलिए प्रदीपकार अभी ये वाली बातें कह रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये प्रश्न नहीं करना कि उद्योत ने पहले ही बता दिया, वो उद्योत ने बताया ना, प्रदीप ने तो नहीं बताया था। तो प्रदीप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, ठीक। चलिए, प्रदीपकार क्या भूमिका बना रहे हैं
कि शब्दानुशासनम, इस समस्त शब्द का जो पूर्व पद है शब्द, वह पूर्व पद सामान्यवाची है। तो इसलिए तंत्री शब्द, काक, वाशित आदि प्रकार के शब्दों का भी अनुशासन प्रसंग आ रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है। जिज्ञासु को पता नहीं चल रहा है किन शब्दों का आप अनुशासन करने वाले हो। इति मत्वा पृच्छति, ऐसा मान के, ऐसा अपनी बुद्धि में समझ करके, जिज्ञासु ये दोष देख करके अपनी बुद्धि में कि शब्दानाम अनुशासनम ऐसा कह दिया तो काक, वाशित आदि का भी अनुशासन पाएगा। इस अतिव्याप्ति दोष को समझ करके जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है केशाम शब्दानाम, कि आप ये भी तो स्पष्टता से बताओ, शब्दानाम अनुशासनम इतना ही बोल दिया आधा अधूरा, ये भी तो बताना चाहिए साथ में कि हम किन शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं। आगे देखिए, उत्तर पदार्थांतर्गतस्यापि पूर्व पदार्थस्य बुद्ध्या प्रविभागात् प्रत्यवमर्शः। और जैसे काशिका में पढ़ करके आए थे ना कि जो है वो शब्दानुशासनम समस्त पद है, और समस्त पद में भी ये जो है वो तत्पुरुष समास है, जो कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, इस प्रकार की स्थिति वाला है। तो यहाँ पे अनुशासनम के बारे में तो प्रश्न कर सकते थे, प्रधान के बारे में तो प्रश्न कर सकते थे आप, लेकिन आपने तो गौण के बारे में प्रश्न कर दिया, शब्द के बारे में प्रश्न कर दिया, तो ये तो आपका प्रश्न करना ही ठीक नहीं है। याद है ये चर्चा, न्यासकार पदमंजरीकार दोनों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि ये आपका प्रश्न ही कैसे बन जाएगा। जिज्ञासु ने तो प्रश्न किया केशाम शब्दानाम, है ना। अब आप वहां समझ लो कि वहां और कोई जिज्ञासु बैठा है जिससे कि प्रदीपकार प्रश्न करवा रहे हैं कि केशाम शब्दानाम, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है आपका, क्योंकि शब्दानुशासनम इस पद में शब्द जो पूर्व पद है वो तो गौण है, तो उसके बारे में प्रश्न ही कैसे कर दोगे। मुख्य के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, गौण के बारे में तो प्रश्न ही नहीं कर सकते आप भाई। जैसे आपको उदाहरण देकर के मैंने समझाया था ना, राजपुरुषः समस्त शब्द है, तो राजपुरुषम आने ऐसा बोलते हैं तो पुरुष को लाया जाता है, राजा को नहीं लाया जाता, क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान है। तो ऐसे ही ये कह रही है यहाँ पर कि जो है वो शब्दानुशासन उत्तर पदार्थ प्रधान है, तो यहाँ पर तो प्रधान के बारे में ही प्रश्न करना चाहिए, गौण के बारे में कैसे प्रश्न कर सकते हो आप। और वैसे भी समस्त समास होने पर जो है वो दोनों का अर्थ मिलकर के प्रधान को ही कहता है, तो वहां से आप गौण को अलग करके उसके बारे में प्रश्न कैसे कर सकते हो। तो उसका उत्तर अग्रिम पंक्ति में प्रदीपकार लिख रहे हैं, उत्तर पदार्थांतर्गतस्यापि पूर्व पदार्थस्य, कह रहे हैं कि यद्यपि समास हो जाने पर जो गौण पूर्व पदार्थ है वो उत्तर पदार्थ के अंतर्गत ही सम्मिलित हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। समास में जैसे पद एकीभूत हो जाते हैं, अनेक पद मिलके एक पद बन जाते हैं, वैसे ही अनेक अर्थ मिल करके भी तो तत्पुरुष में एक ही अर्थ बन जाता है। ठीक है, तो यद्यपि एक अर्थ बन गया है पूर्व पदार्थस्य उत्तर पदार्थांतर्गतस्य, पूर्व पदार्थ जो कि उत्तर पदार्थ के ही अंतर्गत आ गया है अभी, उसके बारे में भी बुद्ध्याः प्रविभागात्, बुद्धि से उसका प्रविभाग करके, यद्यपि एकीभूत अर्थ हो गया लेकिन फिर भी बुद्धि से उसको हम अलग करके देख लेंगे और उसका प्रत्यवमर्श कर लेंगे। बुद्ध्या प्रविभागात् प्रत्यवमर्शः, बुद्धि से प्रविभाग कर देने से प्रत्यवमर्श हो जाता है, प्रश्न हो जाता है, संकेत हो जाता है। यथा राजपुरुष इत्युक्ते कस्य राज्यः इति, तो ये विपरीत उदाहरण देकर के दिखा दिया कि आपकी वो बात तो ठीक है, राजपुरुष माने कहें तो पुरुष को लाया जाता है, लेकिन राजपुरुषः यहाँ पर भी कस्य राज्यः, ये जिज्ञासा किसी को हो सकती है तो वो प्रश्न करता है। तो जैसे लोक व्यवहार में वहां पे कस्य राज्यः प्रश्न को गलत नहीं ठहराया जाता, ठीक है, कस्य राज्यः प्रश्न, वैसे ही शब्दानुशासनम में केशाम शब्दानाम ये प्रश्न ठीक है, अनुचित नहीं है। आगे उद्योग देखिए, सामान्य शब्दत्वादिति, प्रदीप पर लिख रहे हैं, प्रदीप की पंक्ति थी प्रथम, शब्द शब्द से सामान्य शब्दत्वात्, तो सामान्य शब्दत्वात् पर उद्योतकार लिखते हैं, लोक व्यवहारे ध्वना वपभ्रंशे च शब्द शब्द प्रयोगादिति भावः। शब्द ये जो पूर्व पद है ये सामान्यवाची है, ऐसा कहा था ना, सामान्य शब्द है माने सामान्यवाची है। तो सामान्यवाची कैसे है उसको उद्योग दिखा रहे हैं कि
सामान्यवाची इसलिए है शब्द, ये सामान्यवाची पद इसलिए है क्योंकि लोक व्यवहार में ध्वनि को भी और किसी अपभ्रंश को भी शब्द ऐसा ही कहते हैं। लोक व्यवहार में ऐसा नहीं है ना कि हम मनुष्यों की जो व्यक्त वाणी है उसी को शब्द कहें, ऐसा नहीं है ना। लोक में तो पंखे का शब्द ज्यादा हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, पंखे का शब्द। कोई खटखटाता है तो खटखटाने का शब्द, वो सारे के सारी आवाजें भी, ध्वनियां भी, जो अव्यक्त ध्वनियां भी हैं लोक में, उसको भी शब्द इस पद से ही कहा जाता है। और लोक में जो अपभ्रंश शब्द, असाधु शब्द बोलते हैं, जैसे गौहु को गावी, गोणी, गोपो, तिलका आदि बोलते हैं, वो उन सब को भी क्या कहते हैं? शब्द, ऐसा ही कहते हैं। तो शब्द पद में सारे आते हैं, साधु शब्द भी, व्यक्त शब्द भी, अव्यक्त शब्द भी, असाधु शब्द भी, सब आते हैं। तो इसलिए शब्द ये पद कैसा है? सामान्यवाची पद है। ठीक है, आगे देखिए। एतेन ध्वनि व्यंग्य एव तपर सूत्रादौ शब्द शब्द प्रयोगाद इदम चिंत्यम इति अपास्तम। एतेन, एतेन ऐसा कह करके आचार्य एक मत का निराकरण कर रहे हैं। अपास्तम अर्थात निरस्तम, कोई बात किसी ने कही थी उसका प्रत्याख्यान कर दिया आचार्य ने। किस बात का? तो कहा ध्वनि व्यंग्य एव तपर, ध्वनि व्यंग्य, ये सप्तमी का एक वचन है, ध्वनि व्यंग्य एव तपर सूत्रादौ शब्द शब्द प्रयोगाद इदम चिंत्यम। कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहे बीच में कि आप कह रहे हो, प्रदीपकार कह रहे हैं कि शब्द ये सामान्य शब्द है, और आपने भी उनकी बात ठीक मानी कि हाँ शब्द ये सामान्य शब्द है। अब कोई बीच में आकर के जो है वो प्रश्न कर रहा है कि तपर सूत्र पर तो जो है वो ये पता चलता है हमें कि ध्वनि व्यंग्य जो शब्द है उसी अर्थ में आचार्य शब्द इस पद का प्रयोग करते हैं। तपरस तत्काल से जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार एक बात दिखा रहे हैं। कोई तीसरा जिज्ञासु आकर के बीच में एक प्रश्न कर रहा है कि तपरस तत्काल से सूत्र पर के भाष्य से हमें ये पता चलता है कि ध्वनि के द्वारा जो व्यंग्य शब्द है, ठीक है, ध्वनि व्यंग्य जो शब्द है उसी अर्थ में केवल शब्द इस पद का प्रयोग होता है। कोई ऐसा कहे, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर शब्द सामान्यवाची पद है, ऐसा कह करके इस बात का निराकरण कर दिया। पंक्ति फिर से देखिए, पता चले आपको। एतेन ध्वनि व्यंग्ये एव तपर सूत्रादौ शब्द शब्द प्रयोगाद इदम चिंत्यम। कोई ऐसा कहे कि ध्वनि व्यंग्य अर्थ में ही शब्द शब्द का प्रयोग होने से ये चिंत्य है, जो आप कह रहे हो कि ये सामान्य शब्द है, ये पक्ष चिंत्य है। इति अपास्तम, ऐसा कह करके प्रदीपकार ने उस मत को निरस्त कर दिया। ध्वनि व्यंग्य अर्थ के लिए ही शब्द इस पद का प्रयोग हुआ है तपर सूत्र के भाष्य में, ऐसा कोई कह रहा है। ठीक है, जैसे अब प्रदीपकार ने तो क्या कहा कि शब्द ये सामान्यवाची है, सभी शब्दों को ग्रहण कराएगा, ऐसा कहा है ना प्रदीपकार ने। तो उद्योतकार प्रदीपकार के अनुसार ही कह रहे हैं कि शब्द पद सामान्यवाची है, ऐसा कहते हुए प्रदीपकार ने एक मत का खंडन किया है, किसी अन्य व्याख्याकार का एक मत है। उद्योतकार कह रहे हैं कि प्रदीपकार जो कह रहे हैं कि शब्द ये सामान्यवाची पद है, ऐसा कहते हुए प्रदीप एक मत का भी निरस्तीकरण कर रहे हैं। किस मत का? कि जो तपर सूत्र के भाष्य में किसी व्याख्याकार ने एक पक्ष दिखाया हुआ है कि यहाँ से तपर सूत्र के भाष्य से हमें ये पता चल रहा है कि शब्द जो है वो सामान्यवाची नहीं होता, शब्द केवल ध्वनि व्यंग्य का ही ग्राहक होता है। ध्वनि व्यंग्य अर्थ का जो ग्राहक है उसी को ही शब्द कहते हैं, ऐसा एक पक्ष दिखाया है। लेकिन प्रदीपकार ने तो यहाँ दूसरी बात कही है कि नहीं, शब्द सामान्यवाची है। तो ऐसा कह करके इस मत को अपास्त कर दिया। ध्वनि व्यंग्य जो अर्थ है उसी में शब्द शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि व्यंग्य अर्थ को कहने के लिए ही शब्द शब्द का प्रयोग है, इसलिए इदम चिंत्यम इति अपास्तम,
इस मत का खंडन कर दिया। ननु तपर सूत्रे की कोई जिज्ञासु कह रहा है कि अरे भाई तपर सूत्र में तो ऐसी चर्चा आई है क्या, शब्दानाम ध्वनिरिति व्यंग्य व्यंजकयोः शब्द शब्दस्य प्रयोगात्। शब्दानाम ध्वनि, शब्दानाम ध्वनि ऐसा प्रयोग हुआ है वहां पे कि शब्द का अर्थ है ध्वनि, ठीक है, शब्द का अर्थ है ध्वनि। तो व्यंग्य व्यंजकयोः, ध्वनि का अर्थ होता है, ये साहित्य की भाषा में ध्वनि का अर्थ होता है व्यंग्य। यदि आपने तो काव्य दीपिका पढ़ी है ना, तो उसमें नहीं आया प्रसंग, वहां पे ध्वनि का अर्थ व्यंग्य अर्थ लेते हैं। जैसे वहां पे उनके अलग अलग अर्थ होते हैं ना, एक लक्षणा से लक्ष्य अर्थ होता है, ऐसे ही ध्वनि व्यंग्य अर्थ होता है। व्यंजक व्यंग्य का प्रसंग वहां पर आता है ना साहित्य में, तो ऐसे ही यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। शब्दानाम ध्वनिरिति व्यंग्य व्यंजकयोः शब्द शब्दस्य प्रयोगात्। शब्दानाम ध्वनि ही शब्द संबंधी ध्वनि होती है, शब्द संबंध व्यंग्य अर्थ होता है। तो इसलिए व्यंग्य और व्यंजक, इनके संदर्भ में व्यंग्य व्यंजक का जहाँ संदर्भ हो वहीं पे शब्द इस पद का प्रयोग होने से अनवर्थत्वाच्च और अनवर्थता होने से अनति प्रसंग, अनति प्रसंग रहेगा, माने शब्द जो है वो व्यंजक शब्दों को ही लिया जाएगा जो किसी अर्थ को व्यक्त कर सकते हो, उन्हीं व्यंजक शब्दों को ही लिया जाएगा। तो इसलिए अपने आप ही व्यक्त शब्द ही गृहीत होंगे, यहाँ पर व्यक्त साधु शब्द ही गृहीत होंगे, क्योंकि वही किसी अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हैं, वही किसी अर्थ का व्यंजन करने में समर्थ हैं। इसलिए अपने आप ही यहाँ अति प्रसंग जो आप दिखा रहे हो ना, तंत्र शब्द काक वाशित आदि का सामान्य शब्द बता करके, शब्द शब्द को सामान्य शब्द बता करके जो अति प्रसंग दिखा रहे हैं तंत्री शब्द में, काक वाशित आदि में, वो अति प्रसंग अपने आप ही नहीं आएगा। कोई जिज्ञासु बीच में आके ये बात कह रहा है और वो ये बात किस आधार पे कह रहा है, तपर सूत्र के किसी प्रसंग के आधार पे कह रहा है कि तपर सूत्र में ये चर्चा हुई है शब्दानाम ध्वनि ही, ऐसा बात वहां पर आई है। तो इसके अनुसार वो ये कह रही हैं कि शब्द इस पद का प्रयोग तो जहाँ पे व्यंग्य व्यंजक भाव होता है वहीं पर होता है, ठीक है। शब्दानाम ध्वनि ही शब्दानाम व्यंग्य कश्चिदर्थो भवति, शब्दों का व्यंग्य कोई अर्थ होता है, तो व्यंग्य व्यंजक भाव में ही शब्द इस पद का प्रयोग होता है। तो जब ऐसा कह दिया व्यंग्य व्यंजक भाव जहाँ हो वहीं पर शब्द इस पद का प्रयोग होता है, तो इतना कहने से ही ये पता चल जाएगा कि तंत्री शब्द नहीं आ पाएगा, काकवाशित शब्द नहीं आएगा, केवल जो व्यक्त वाक वाले साधु शब्द ही हैं वही आ पाएंगे, ठीक है। तो प्रदीप की बात को एक तरह से गलत ठहरा रहा है ना ये जिज्ञासु, तो उसके लिए जो है वो प्रदीप ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए कि नहीं, यहाँ पर शब्द जो है वो सामान्य शब्द है, यहाँ पे शब्द जो है वो केवल मनुष्यों की व्यक्त वाक में को और उसमें भी साधु शब्द को, ऐसा कहने के लिए नहीं है कि श्याम शब्दानाम में शब्दानाम ये सामान्यवाची है। और उसमें प्रमाण क्या है, प्रदीप की बात ही क्यों माने, उस जिज्ञासु की बात क्यों नहीं मान ले जो तपर सूत्र वाली बात को उद्धृत कर रहा है। तो फिर उद्योत ने लिखा है ना, लोक व्यवहारे ध्वनौ अपभ्रंशे च शब्द शब्द प्रयोगाद, लोक व्यवहार को हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप ऐसा तपर सूत्र के आधार पर नहीं कह सकते कि शब्द यहाँ पे ये विशेष अर्थ में है, शब्द पद विशेष अर्थ में, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोक व्यवहार में शब्द ये पद हर प्रकार की ध्वनि के लिए, हर प्रकार के अपभ्रंश के लिए भी प्रयोग होता है। देखिए वही लिखा है वहां टीका में जहां हम देख रहे थे, ननु तपर सूत्रे शब्दानाम ध्वनिरिति व्यंग्य व्यंजकयोः शब्द शब्दस्य प्रयोगाद अन्वर्थत्वाच्च अनति प्रसंग, अनति प्रसंग है, अति प्रसंग काकवाशित आदि में है ही नहीं। अगर कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहा है कि नहीं, ये तो सामान्य शब्द ही है और सामान्य शब्द है तो अति प्रसंग है, और सामान्य शब्द होने में प्रमाण क्या है, तो लोक व्यवहारे, लोक व्यवहारे अर्थात त्रैविद्य वृद्ध व्यवहारे, तीन विद्याओं को जो जानने वाले अनुभवी लोग हैं उनके व्यवहार में भी शब्द इस पद का प्रयोग अपभ्रंशादियों के लिए भी होता ही है, अव्यक्त ध्वनियों के लिए भी होता ही है। इसलिए यहाँ पे प्रदीपकार ने जो कहा है कि
शब्द ये सामान्य पद है और अति प्रसंग असामान्य पद है, तो फिर अति प्रसंग पा रहा है शास्त्र का। काकवाशित आदि में भी वो प्रसंग उचित ही है। प्रदीप ने जैसी व्याख्या की है केशाम शब्दा नाम की, वो ठीक है, ऐसा उद्योतकार ने सिद्ध किया। ठीक है, और फिर और आगे देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।